हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने वो वीडियो देख ली होगी। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी, आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हो। आज हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा अवतल दर्पण के बारे में। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है। यह अवतल दर्पण का फोकस है। तो मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से उतर जाती है उसको हमने लास्ट वीडियो में फोकस कहा था। इसी प्रकार मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से उतर जाती है उसे फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या करता है? मुख्य अक्ष समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठे कर देता है फोकस पर। इसलिए अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है। तो आपको अवतल दर्पण में एक लाइन और याद रखनी है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक उत्तल दर्पण है। इसके आंतरिक भाग पर हमने पॉलिश की हुई है। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है। उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये इसका वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष, मान लीजिए मैं प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष से समांतर भेज रहा हूँ। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण में भेज रहा हूँ। तो मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? ध्यान से देखना। मुख्य अक्ष से समांतर मैंने प्रकाश किरण भेज दी। अगर मैं इस लाइट के लिए अभिलंब खींच दूं, इस प्रकाश की लाइट के लिए मैं अभिलंब खींच दूं, मैं यहाँ पर वक्रता केंद्र से तो अभिलंब खींच देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं वक्रता केंद्र से अभिलंब, वक्रता केंद्र से दर्पण पर डाली गई लाइन अभिलंब का कार्य करती है। तो ये जितने जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर इसका परावर्तन हो जाएगा, ये ऐसे चली जाएगी। उसी प्रकार मैं इस किरण तभी अभिलंब खींच देता हूँ, जो लाइन हम वक्रता केंद्र से दर्पण पर डालते हैं वो अभिलंब का कार्य करती है। तो इस पर मैंने तो अभिलंब खींच दिया, और अब ये लाइट जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर ही वापस परावर्तित हो जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। अब जब हम इन दोनों लाइट को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो हमें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसे ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि यह दर्पण की राइट साइड होती है, और जितने भी दूरियां राइट साइड होती है उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको मुख्य फोकस की परिभाषा लिखवा देता हूं मैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
क्लियर हुई बातें। मुख्य से समांतर आने वाली प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तन 50 जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए इसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है क्योंकि यह दर्पण के राइट साइड होती है। तो उत्तल दर्पण की आपको ये भी याद रखना है, नंबर चलते टाइम बड़ा काम आएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अब मुख्य अक्ष तो जब हम इस प्रकाश तो जब हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तब ये मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब अवतल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। जब हम इन प्रकाश को पीछे की ओर फैलाते हैं तब ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में तो वास्तव में मिल रही थी, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर्स टू मीट। अतः हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। और देखना फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण अपने ऊपर आने वाली प्रकाश तो फैला रहा है, जबकि अवतल दर्पण अपने ऊपर आने वाली प्रकाश तो एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा था। इसलिए अवतल दर्पण तो हमने अभिसारी दर्पण था कि अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर है, अभिसारी दर्पण है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, अपने ऊपर आने वाली प्रकाश कितना तो फैला रहा है। इसने किरण इधर पहुंचा दी, ये इधर। तो उत्तल दर्पण क्या है, ये अपसारी दर्पण है क्योंकि ये प्रकाश तो फैला देता है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है, आप तो ये भी याद रखना है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण है, ये आपको याद रखना है। कई बार वो नुमेतल में कहता है कि एक अभिसारी दर्पण के सामने और एक अपसारी दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है। तो जब आपको ये नहीं पता होता कि अवतल दर्पण का नाम अभिसारी होता है यानी अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण का नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण, यानी अब उसने अवतल उत्तल की बात की है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के क्या क्या नियम है। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। हेडिंग डालिए अब आप, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अब हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के मुख्य रूप से 4 नियम है। आपकी पुस्तक में तो 3 ही दिए रहते हैं, लेकिन चौथा भी हमें पढ़ना होता है, जरूरत पड़ जाती है। तो पहला नियम क्या कहता है, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास तो अवतल दर्पण है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, सॉरी ये ध्रुव है, ये फोकस है। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से उतर जाती है। ये प्रकाश किरणें ऐसे चली जाएगी और ये प्रकाश किरणें भी ऐसे चली जाएगी। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से उतर जाती है। ये नियम 90% केस में हमें यूज करना होता है जब हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो आप तो ये नियम याद रखना है कि पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। अगर आप तो ये नियम नहीं पता तो आप प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते रे डायग्राम द्वारा। मुख्य अक्ष के समांतर आप तो याद रखने हैं, मुख्य अक्ष के समांतर पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से उतर जाती है।
फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम क्या है फ्रेंड्स, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाशनी अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट है। दूसरा नियम क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये अवतल दर्पण है और दूसरा नियम क्या कहता है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशनी, ये ध्रुव ये फोकस। पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाशनी भेज रहे थे, फोकस से होकर जा रही थी। अब की बार हम प्रकाशनी फोकस से तो होकर भेज रहे हैं, तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ये जस्ट इसका अपोजिट नियम है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ये आपको दूसरा नियम याद रखना है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले नियम का जो अपोजिट है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम देख लेते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास तो अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से अगर कोई लाइट आ जाए, वक्रता केंद्र से होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस परावर्तित कर दी जाती है, क्योंकि जब हम वक्रता केंद्र से दर्पण पर लाइन डालते हैं वो बिल्कुल अभिलंब कार्य करती है, यानी प्रकाश किरण बिल्कुल अभिलंब पर आ रही है। और दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्रकाश किरण जब अभिलंब पर आती है तो वह दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर परावर्तित कर दी जाती है। तो वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। तो तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर परावर्तित कर दी जाती है। इस मार्ग से ये आई और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर परावर्तित कर दी गई। अब एक चौथा नियम और होता है फ्रेंड्स, आपकी पुस्तक में 3 ही दिए रहते हैं, हम आपको चौथा नियम भी बता देते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास ये तो अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर किसी एंगल पर आपतित होती है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आई किसी एंगल पर, मान लीजिए 30 डिग्री पर आई, तो यह परावर्तन के पश्चात उतने डिग्री एंगल पर ही वापस जाती है। ये चौथा नियम है कि प्रकाश किरणें ध्रुव पर जितने डिग्री के एंगल पर आपतित होती है उतने डिग्री के एंगल से ही परावर्तित होती है। ये आपको चौथा नियम याद रखना है, इसका भी यूज होगा। जनरली आपकी पुस्तक में नहीं दे रहा था, लेकिन ये 4 नियम मुख्य होते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।